बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पर। एक तरफ पंजाब की सियासत तो दूसरी तरफ वफाक की सियासत, होने क्या जा रहा है इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी टॉप स्टोरी होगी हमारी अरशद शरीफ के हवाले से। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर सुओ मोटो नोटिस ले लिया और नतीजा ये निकला कि पूरा दिन की समाअत के बाद रात गए, यानी अब से कोई घंटा डेढ़ पहले ही एफआईआर काट ली गई है। उसके अंदर कौन कौन नामजद हुआ है इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन शो के आखिरी सेगमेंट में सबसे पहले सियासत के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत पिछले चंद दिनों के अंदर मजीद अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ गई है। एक ऐसे मौके के ऊपर जहां वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मार्च तक कोई असेंबली तहलील नहीं करने का इरादा रखते। इससे पहले ही ये कहा जा रहा था कि परवेज इलाही किसी भी तरीके से असेंबली तहलील करने की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि गुजरात में अपनी सियासत के रिवाइवल के ऊपर डिपेंड करने वाले परवेज इलाही, जो कि खजानों के, पंजाब के खजानों के मुंह गुजरात के ऊपर खोल चुके हैं, वो किस तरीके से इस मामले को बंद करेंगे, ये एक अहम सवाल है। ना सिर्फ ये, सदर आरिफ अलवी की तरफ से भी एक पैगाम पीटीआई और इमरान खान साहब को दिया गया कि अब की नई फौजी क़यादत से फजूल की लड़ाई ना की जाए। सरा ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपने तमाम लोगों को, तमाम लीडरान को ये इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं कि नई अस्करी क़यादत से लड़ाई या उनके खिलाफ कोई मुहिम जोई ना की जाए। मेरे ज़राए ने एक और इम्पोर्टेंट खबर बताई है, और वो ये कि इमरान खान जो है वो आने वाले दिनों के अंदर इंतखाबात एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, तवक्को ही नहीं कर रहे, बल्कि वो सितंबर के अंदर भी अगर इंतखाबात होंगे तो उससे भी खुश होंगे और तब तक तैयारी पकड़े रखेंगे। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इन द शो। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। सबसे पहले कादिर मंदोखेल साहब, आपकी तरफ ही, एक तरफ तो जितनी कयासाराइयाँ असेंबलियाँ तहलील होने की थी वो तो अब दम तोड़ चुकी हैं, अब तोड़ती हुई भी नजर नहीं आ रही, दम तोड़ चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। वो बैकडोर डिप्लोमेसी क्या अचीव करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? कादिर मंदोखेल साहब जी जी, ये सारे दावे, सारी धमकियां, सब चीजें, ख्वाहिशात सब दम तोड़ चुके हैं। अब वो ये लोग जो है ना, वो सितंबर 2023 में भी इलेक्शन के लिए तैयार है, मगर मेरा कहना है कि सितंबर 2023 में भी इलेक्शन नहीं हो। ठीक है, वजह ये है कि जिस हाल में मईशत हमें छोड़ के गई है और जिस तरह उन्होंने पिछले 6 महीने से जीजे रोड पाकिस्तान की यानी पंजाब की शहर को बंद करके मईशत को जो नुकसान पहुंचाया, जिस तरह IMF की डील को इनकी गद्दारों ने जो टेलीफोन टेप आ गया उसको सबूताज करने के लिए, जिस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, जिस तरह सीपे बंद करने के लिए, जिस तरह आर्मी की वो चीफ जस्टिस के खिलाफ इनकी गाली ब्रिगेड ने जिस तरह जबान इस्तेमाल, तो मैं मईशत कमजोर हुआ है, और जब मईशत कमजोर हुआ है तो अब मैं हुकूमत को जिस हाल में मईशत मिला और फिर जिस हाल में ये लोग ने पाकिस्तान की बुनियादी हिलाने के लिए जो गैर तौर पे या जिस तरीके से पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का, पाकिस्तान को 3 टुकड़े की ख्वाब देखे थे, वो सारी चीजें दम तोड़ने के साथ। कादिर मंदोखेल साहब, जिस भी हाल में आपको मईशत मिली, आप लोगों के लिए कोई अचंभे की बात तो नहीं थी ना? आप लोगों ने इसी हाल में एक्सेप्ट की थी, किसी ने आपको ये फोर्स तो नहीं किया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं, आप लोगों ने अपनी मर्जी से की थी। अब जिस भी हाल में मईशत है, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करके गई, अब आपके हाथ में है, और आप लोग ही आजकल IMF के खिलाफ बातें करते हुए सुनाई दे रहे हैं। मतलब तमाम की तमाम जमातें जो इत्तेहादी हुकूमत के अंदर है। आप ये ना बताएं ना कि अब उन्होंने क्या किया था, आप ये बताएं कि अगर आप नहीं करा रहे सितंबर के अंदर भी इंतखाबात, तो फिर कब करा रहे? ये हो गया 1 साल की एक्सटेंशन होगा। अनिका, आपकी शो में और दूसरी जगह पे मैं बात पर ये कहता हूँ, आइन का आर्टिकल 232 बड़ा क्लियर इस हवाले से। अच्छा, ठीक है, नागुज़ीर हालात में असेंबली 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। ये मेरी ख्वाहिश को या मेरे मुतालबा को जो पिछले 6-7 महीने से ये मैं टीवी शो में ये कहता रहा हूँ। अब तो
मौजूदा हुकूमत की मौलाना फजल रहमान साहब समेत सब भी इस बात को इशारा दे रहे हैं कि असम्बली एक साल के लिए एक्सटेंड होने चाहिए। सवाल ये है कि ये सारी चीजें अगर आप एक तरफ आपने पिंडी के ऊपर हमलावर होने के लिए एंड जनरल आसिम की रिटायरमेंट के दिन को आपने टारगेट करके जिस तरह आपने यलगार करने की कोशिश की है, वो सारे हफ्ते तो आपके नाकाम हो गए। अब आप उसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, उसी तनख्वाह में आपको रखा है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि ये सारे इनके खिलाफ जो नैब है हो रही है, इनके खिलाफ हो रही है, इनके खिलाफ मामला हो रहा है, ये सारी चीजें इनके खिलाफ हरकत करनी चाहिए। तो शखाकत को, इलेक्शन कमीशन की पार्टी को, ये सारी चीजों को हुकूमत हरकत में आनी चाहिए और इन लोगों को जिसने पाकिस्तान की बुनियादी उठाने की जो नापाक कोशिश की है उसके साथ आनी हाथों से निपटना चाहिए। चलें, ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर अली जफर साहब, यहाँ तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि 1 साल की एक्सटेंशन होगी। बिफोर आई गो टुवर्ड्स दैट, जरा फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ इसी तरह की बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट एक्सटेंड हो, आगे बढ़ाई जाए, वो अलाउड नहीं है। जरा वो सुन लीजिएगा पहले। हम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट लंबी होना आइन के मुनाफी, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसी कोई भी जो तजवीज़ है उसको हम मुस्तरद करते हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, एक तो क्या इंटरिम गवर्नमेंट का लंबा होना, इसके हवाले से कोई उनका टेन्योर आगे बढ़ाना, इसकी इजाजत है किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? और जो कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि गैर इस तरह के जो सिचुएशंस होती हैं विच आर अनकॉल्ड फॉर, उस तरह की सिचुएशन के अंदर आप गवर्नमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या ये गवर्नमेंट कर सकती है ये वाला काम? जी देखें, आइन के अंदर ना तो असेंबली जो 5 साल से 1 दिन ज्यादा कर सकती है और ना ही इंटरिम गवर्नमेंट 1 दिन ज्यादा अपनी आइन से मुद्दत बढ़ा सकती है। आइन में 5 साल मैक्सिमम टाइम है असेंबली का और जो वक्त दिया है उसके अंदर अंदर इलेक्शन कराना, ये भी आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। अब अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी जंग हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए जिसके अंदर इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, तो वो तो बिल्कुल मैं अलग बात है। वो तो मेरा ख्याल है पे बात करना भी फंक्शन ही कर गया। लेकिन अगर आप नॉर्मल हालात तो कोई किस्म की गुंजाइश नहीं है और ना कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अदालत के जरिए करा सकते हैं। अदालत भी आइन के बाहर जा सकती, अदालत भी इनके पाबंद है कि कोई किसी किस्म का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ये एक्सटेंशन की। तो अगर हुकूमत इस तरह का कोई कदम उठाती है बैरिस्टर साहब, अगर हुकूमत कोई ऐसा कदम उठाती है तो वो आइन से इनहराफ कर रही होगी या आइन को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रही होगी? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं कह रहा हूँ कर ही नहीं सकती। वो ऐसी कोई हरकत जो है जो आइन के बाहर हो, वो फिर हुकूमत ही नहीं रहेगी। वो तो एक तरह एक यूजरपर बन जाएगी, एक मार्शल लॉ की रिजीम आ जाएगी या आइन के बाहर की कोई रिजीम आ जाएगी। क्योंकि आइन के अंदर रहते हुए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं हुकूमत चलाता रहूं 10 साल या 12 साल। आइन में तो बड़ा क्लियर लिखा है कि 5 साल में असेंबली ने डिसॉल्व होना ही होना है और उसको कोई भी एक्सटेंड नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि कोई ना माने और आइन की खिलाफ वर्जी करे, लेकिन वो फिर हुकूमत में नहीं रहेगा और वो हुकूमत उसकी यानी प्रैक्टिकली उसकी कोई भी ब्यूरोक्रेसी, कोई भी सिविल सर्वेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन उसकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि वो एक यूजरपर की हैसियत से होगा, एक वो एलियन की हैसियत से होगा, वो गैर आईनी कोई बात कर रहा होगा। राइट। अच्छा ब्रिगेड साहब, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर कि दोनों जमातें एक हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही है, हुकूमत की कोएलिशन को, जो कि वफाकी हुकूमत है, और एक जमात जो कि सूबों के अंदर, 2 बड़े सूबों के अंदर, बाकी AJK और साथ ही साथ GB के अंदर हुकूमत रखती है। वो दोनों इंटायरली ऑपोजिट थॉट रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या अलाउड है और क्या नहीं।
آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک بار پھر پولیٹیکل لافیئر والی سچویشن ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آئے گی انتخابات کے بارے میں بھی؟ میرے خیال میں یہ بڑی فیئر چیز ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ 5 سال پوری کرے. 5 سال کا مطلب یہ ہے کہ جو سپٹمبر اکتوبر میں انتخابات کی بات ہو رہی ہے یہ بالکل فیئر چیز ہے. یہ حکومت جو ہے یہ جون میں اپنا بجٹ پاس کرے اور آگے جو ہے وہ انتخابات کی تیاری کرے. میرے خیال میں اس کو اور لمبا کرنا یا جو دوسری طرف سے یہ مطالبات آ رہے ہیں کہ ابھی اسمبلیوں کو ہم کر دیں گے اور حکومت کو پری میچورلی چھوڑنا پڑے گا، یہ دونوں انفیئر چیزیں ہیں. میرے خیال میں فیئر چیز یہ ہے کہ جب یہ حکومت کا 5 سال پورے ہوں یہ انتخابات کرائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض ممالک میں بہت مشکلات اور ایون جنگ کے دوران بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دونوں جو ہے وہ میرے خیال میں ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل باتیں کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ تو ظفر صاحب نے جو فرمایا ہے بالکل صحیح. یہ جانتے ہیں قانون کو اور آئین کو. میں تو ایز اے کامنر سمجھتا ہوں تو فیئر چیز ہے وہ ہونی چاہیے، اور وہ ہے سپٹمبر میں انتخابات ہونے چاہیے. آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیٹ از اے ویری بگ کویسچن. مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا، بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا چیز کانسٹیٹیوشنل ہوگی اور کیا چیز کانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگی. ایک طرف تو حکومت تحلیل کرنے کا جو معاملہ تھا پنجاب کے اندر بالخصوص، وہ تو بالکل دم توڑتا ہوا نظر آیا ہے. لیکن قادر مندوخیل صاحب، اگر انہوں نے اپنے ایک قدم پیچھے ہٹایا ہے فرام دیئر سٹینڈز کہ ارلی انتخابات کرائیں، اور اب انتخابات جلدی کرانے کی بجائے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ستمبر کے اندر بھی اگر انتخابات ہو تب بھی ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو اب یہ نیا شوشہ کہ جی ہم لوگ آگے لے کر جائیں گے اور غیر معمولی قسم کے حالات ہو تو پھر حکومت 1 سال آگے بھی بڑھائی جا سکتی ہے. کون سے غیر معمولی حالات ہیں پاکستان کے اندر جو آج تک نہیں رہے؟ معاشی طور پر بحران ہے، وہ پاکستان کے اندر ویسے بھی رہا، آپ کے پچھلے دور کے اندر بھی یہی والی سچویشن تھی انفارچونیٹلی. اس کے بعد سے اب تک یہی صورتحال چلی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر یا تو کوئی بہت زیادہ اپہیول ہو، وہ بھی اب ختم ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف بھی اب سڑکوں پر نہیں ہے. تو آپ کن غیر معمولی حالات کی بات کر رہے ہیں جس بنیاد کے اوپر آپ ایک اور سال لینا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اور جو آپ نے فواد چودھری صاحب کی بات سنائی تھی، ایسا کوئی انٹریم گورنمنٹ جو ہے نا وہ 1 سال یا اور یہ فضول کی باتیں جو آپ سنا رہے ہیں ان کی فواد چودھری صاحب کی طرف سے آصف زرداری چلا جائے گا، یہ خیالی پلاؤ، یہ ایسی فضول کی گفتگو وہ تو روز کرتے ہیں. یہ اور شیخ رشید کا کام کیا ہے؟ صبح اٹھتے وہ ایسی ایک بات کر لیتے ہیں جس کا نہ کچھ سر ہوتا ہے. بھائی آصف علی زرداری صاحب کیوں جائے گا؟ شہباز شریف صاحب کیوں جائے گا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں جائے گا افغانستان؟ یہ کوئی بات ہی کہنے کی. آپ اپنی خیر مناؤ کہ آج کی تصویر سے کتنے دانے بکھریں گے اور کہاں بھاگیں گے، آپ اپنی خیر مناؤ. جس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا وہ آپ کے جو آپ کے ایف آئی آر کو کٹوا نہیں سکے، جس کو آپ پورے کابینہ بیٹھے ہوئے آپ کو مراد دے رہے ہو، گودا گوٹی کی طرف سے ناستانے گھوم رہے وہاں آپ کو تیار نہیں. 9 سال آپ نے پختونخوا میں گزارے، آپ کو کام کیے نہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی خواہشات آرمی چیف میری مرضی سے ہو، الیکشن کمیشن میری مرضی سے دوبارہ ہو، الیکشن میں 2/3 میجارٹی ہو، اور فلاؤ یہ ساری باتیں تو دم توڑ گئی نا. اب جب یہ ساری باتیں دم توڑ گئی، اب ہماری باری ہے. جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، علی ظفر صاحب اور محترم بریگیڈیئر صاحب بھی یہ بات کو لکھ لے، ایسی ہوگا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیوں ہوگا؟ کوئی ریزن تو قادر مندوخیل صاحب، کوئی غیر معمولی وجہ ہی بتا دیں ہمیں. جی ریزن میں پہلے بتا چکا ہوں، غالباً آپ نے نہیں سنی. ریزن یہ ہے
کہ جس طرح FATF سے پاکستان کو بلاول بھٹو صاحب نے نکالا جو 3.5 سال میں نہیں نکال سکے، جس طرح IMF کی ڈیل کی خلاف ورزی کر کے اور ان کے 3 غدار وزیر خزانوں نے جس طرح آڈیو ٹیپ آ گیا تو اس چیز کو پاکستان کو سری لنکا بنانے کا بیانات دے چکا ہے، پاکستان کو 3 ٹکڑے بنانے کا بیان دے چکا ہے، یعنی ہر وہ حرکت انہوں نے کی ہے کہ کسی طریقے سے یہاں تک یہ وجہ ناکافی ہے، یہ غیر معمولی وجہ نہیں ہے. آج اسحاق ڈار صاحب کے منجمد اثاثے جو ہیں وہ ان کو ریلیز کرنے کی بات کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں اتنے تو شاید ہم زندگی بھر بھی پیسے نہ دیکھ سکیں. 5 ارب تقریباً 60 کروڑ روپے کے قریب ہیں جو اثاثے اب جو منجمد تھے وہ ریلیز کیے جائیں گے. اس کے لیے پروسیس شروع ہو چکا ہے. آپ ان کے فائنانس منسٹرز کی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں، ذرا گربان میں حکومت بھی جھانک لے تو اچھا نہ ہوگا؟ دیکھیں آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائے، جہاں گوگا گیوگی کے اسکینڈل کا ان کے اپنی اینٹی کرپشن نے کیا کیسز ختم کیے، ذرا یہ بھی علی ظفر صاحب کے سامنے رکھ لیں. 9 سال میں نیب کے ادارے پختونخوا میں انہوں نے تالے لگائے، وہ بھی ذرا سامنے رکھ لیں. اور پھر الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگ ہے وہ بھی سب کے سامنے رکھ لے. 58 آئٹم توشہ خانہ کے وہ بھی عوام کے سامنے رکھ لے. دیکھیں باتیں کرنے کو تو بہت ہے، ہم تو یہ ہے کہ ہم نے ریاست بچائے، اپنی سیاست کو دو پہ لگائے. جس وقت ہم حکومت میں آ گئے ہم نے لٹرلی جب ہم بیٹھے سارے MNA جو بیٹھے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب، زرداری صاحب یا مولانا صاحب کی قیادت میں، اس وقت سب جوڑ کے بیٹھے. ہمارے پاس بڑا اچھا آپشن تھا، ہم حکومت توڑتے تھے اور نگراں حکومت آتا جان چھوٹ جاتی، لیکن نہیں، ہم نے اس وقت پاکستان کی جو معیشت تھے یا جو بارودی سرنگیں ان لوگوں نے بچائی تھی اور پاکستان کو ریاست کو بچانے کے لیے جو ہم نے ایک کڑوی گولی نکل لی ہے، آج الحمدللہ اس سے ہم واپس نکل آئے. تو آپ کو اچھا ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو بیرسٹر صاحب، ویری کوئکلی، کیا آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ اگر ستمبر کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے کوئی منتخب ہو کر آئے گا؟ کیونکہ اگر منتخب ہو کر آتا ہے تو آپ کنٹینیو کریے گا جو آپ کر رہے ہیں معیشت کے لیے. انیکا آپ تھوڑا سا مہینہ پہلے چلے جائے، جب عمران نیازی صاحب نے 9 سیٹیں چھوڑی اور اس 9 سیٹی میں پیپلز پارٹی نے ایک کارکن حکیم بلوچ نے 10,074 ووٹوں سے ان کے سربراہ عمران نیازی صاحب کو کراچی سے بھگایا. تو پھر تو آپ کو سال کی ایکسٹینشن کا سوچنا ہی نہیں چاہیے. سن لے دوسرا جواب سن لیں. پھر اس کے بعد پنجاب ان کی حکومت ہونے کے باوجود بڑے پیر صاحب اور نیازی صاحب دونوں مل کے ہمارے کارکن موسیٰ گیلانی صاحب نے 25,186 ووٹوں سے ان کو ہرایا. چلے پھر میرے سیٹ میں جالو نے سن لیں، پھر میرے سیٹ میں جالو نے PTI کو 6 نمبر پہ پہنچایا. تو آپ کون سی باتیں کر رہی ہو؟ چلو تو پھر تو آپ کو سوچنا ہی نہیں چاہیے نا ایک سال کی ایکسٹینشن کے لیے. پھر تو آپ لوگوں کو ریلیکس رہنا چاہیے کہ اگلی بار آپ لوگ آ رہے ہیں اور پھر آپ لوگ ساری چیزیں صحیح کر لیں گے. لیکن پھر بھی اگر آپ اس بات پہ ایڈمنٹ ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، آپ لوگ بہت ساری چیزیں کہتے رہے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے، ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، آپ کی حکومت گر گئی. ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ کسی طریقے سے اس سال کے بعد انتخابات ہو، اس سال کے بعد انتخابات جا رہے ہیں ایویڈنٹلی، شاید آخر نیکسٹ ایئر کے آخر کے اندر انتخابات ہوں گے. آپ نے کہا کہ 29 تاریخ کے اوپر جو بھی تعیناتی ہونی ہے وہ ہم سے پوچھ کے ہوگی، وہ آپ سے پوچھ کے نہیں ہوئی. سو بہت ساری چیزوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی اور آئینی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن حکومت کرنے کو ایڈمنٹ ہے. کوئی تو سدباب ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. کیا طریقہ کار ہوگا ان کیس حکومت 1 سال کی ایکسٹینشن لے ہی لیتی ہے اپنے لیے؟ دین واٹ؟ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ایسی بات ہے جو کہ چونکہ آئین کے بالکل باہر ہے، تو اس پہ تو میرا خیال ہے بات کرنا ہی ایک طرح سے جرم ہے. جب بھی کوئی یہ کہتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ ہم آئین کے باہر کوئی اقدام اٹھانا چاہتے ہیں، تو میری نظر میں وہ ایک طرح سے آپ غیر قانونی بات کر رہے ہیں اور اس کو ادھر ہی ڈیبیٹ کو ختم کر دینا چاہیے. Correct me if I'm wrong. قادر مندوخیل صاحب ایک غیر آئینی بات کر رہے ہیں اور غلط بات کر رہے ہیں. مندوخیل صاحب تو اپنا ایک ویو پوائنٹ ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی ایسا اقدام اٹھاتا ہے تو وہ غیر آئینی ہوگا. ایک
ऑप्शन देने में या एक बात करने में या एक अपना व्यू पॉइंट देने में तो कोई जुर्म नहीं होता, वो तो उनका व्यू पॉइंट है, जिस तरह मेरा व्यू पॉइंट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगर प्रैक्टिकली कोई ऐसी कोशिश करता है तो वो ऐसी बात है जो कि इतनी गैर आईनी और गैर कानूनी होगी, हो ही नहीं सकती मेरी नजर में, तो इसलिए उस पर बहस करना दुरुस्त है। लेकिन आपको सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, सोल्यूशन क्या है इस सारी सिचुएशन में, और वो मेरा ख्याल है खान साहब ने मेरी नजर में बिल्कुल दुरुस्त एक सोल्यूशन दिया था, और वो ये था कि सब बैठ के इलेक्शन की तरफ डिस्कस करते हैं कि किस दिन इलेक्शन होनी चाहिए और उसके लिए जो जरूरी इकदाम हैं उसके ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन वो भी चूंकि दरवाजा बंद कर दिया गया, तो अब एक ही ऑप्शन नजर आ रही है मुझे, और वो ये है कि जो हमारे हाथ में है मामला, और वो है पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली डिसॉल्व करना और वहां इलेक्शन कराना, वो भी तकरीबन जनरल इलेक्शन के बराबर ही हो जाता है। बैरिस्टर साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन क्या वो वाला दरवाजा तो ऑलरेडी बंद नहीं हो गया पंजाब की तरफ से, परवेज इलाही साहब की तरफ से? सारे पीटीआई के लोग आज और कल यही कहते हुए हमें सुनाई दिए कि देखें जी ये तो पीएमएलक्यू यू टर्न ले गई है, या ये तो पीटीआई के अगेंस्ट खड़ी हो गई है। देखिए, मैं चूंकि इन्वॉल्व था सारे डिस्कशंस में, तो मैं आपको बताऊं एक बात जी, और वो ये है कि इसके 2-3 पहलू थे इस सारे मामले के। एक पहलू था कानूनी, और सवाल ये था कि क्या चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डिसॉल्व कर सकते हैं आइन के तहत और उनको कोई रोक सकता है। तो जी, उसमें तो बड़ा क्लैरिटी है, और वो ये है कानूनी पोजीशन के किसी वक्त भी चीफ मिनिस्टर जो है किसी भी प्रोविंस के वो डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली को, और कोई उनको रोक नहीं सकता। तो ये तो था कंसेंसस जो लीगल हो गया। सियासी कंसेंसस ये था कि ये डिसॉल्व करनी है। उसके लिए क्या चीफ मिनिस्टर्स दोनों केपीके के और पंजाब के आमादा हैं कि नहीं, वो मेरे सामने उन्होंने टोटल और बल्कि पब्लिकली भी उन्होंने कहा है कि जिस वक्त चाहते हैं हमारी तरफ से ये कंसेंसस है कि वो हम डिसॉल्व करने की इंस्ट्रक्शंस देंगे पार्लियामेंट्री पार्टी के जरिए, जो आईनी तरीका है। तो इसलिए वो भी पॉलिटिकल कंसेंसस है। अब सिर्फ एक तीसरी चीज पे डिस्कशन है और अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं, और वो ये है कि उसको करना किस वक्त है, 2 दिन बाद करना है, हफ्ते बाद डिसॉल्व करना है, या महीने बाद डिसॉल्व करना है। मार्च तक तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया ना बैरिस्टर साहब, मार्च तक तो सवाल पैदा नहीं होता परवेज इलाही साहब के मुताबिक। अभी तक उनका अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया है कि अगर उससे पहले वाकई ही एक डिसीजन आ जाती है इमरान खान साहब की तरफ से, तो फिर उससे पहले भी हो सकता है। और उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकलिटी देखते हुए उनका अपना एक इशू है। लेकिन जहां तक डिसोल्यूशन का ताल्लुक है उस पे कंसेंसस है। क्वेश्चन इज ओनली कि किस वक्त करना है। सो टाइम के हिसाब से बैरिस्टर साहब, व्यवस्था रैश जज से उम्मीद बाहर रख वाला हिसाब है अभी पीटीआई में। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, वेरी क्विकली, डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबलीज टाइम पर हो या ना हो, आपने फरमाया कि इस हुकूमत का हक है कि 5 साल मुकम्मल करें, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है कि इंतखाबात टाइम पर हो। ये दोनों काम नहीं हो सकते जब तक ये दोनों फरीकैन मिलकर बैठकर चीजें सॉल्व करने की तरफ ना आए। अब बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर राबते शुरू होते हैं और बैकडोर राबते मुनक़ता हो जाते हैं। कोई सेर हासिल किस्म की गुफ्तगू इन दो फरीकैन के बीच में होती हुई आपको पॉसिबिलिटीज में भी नजर आती है? ब्रिगेड साहब जी, मैं समझता हूँ कि इसका हल यही है कि जी तमाम चीजें असेंबली में जो है वो डिस्कस किए जाएं। असेंबली तो पुरानी कहानी होगी ना ब्रिगेड साहब, अब तो नहीं जाती पीटीआई, सवाल ही पैदा नहीं होता, आगे क्या करें? मेरे ख्याल में पीटीआई को अगर सियासत की तरफ ये आए ही हैं तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें पार्लियामेंट के अंदर ही डिस्कस होती है। ये जो बैकडोर और फ्रंट डोर वाला खाता जो है ये चलता नहीं है ज्यादा देर तक, और इसके ऊपर यकीन भी नहीं किया जा सकता। ये जितनी भी चीजें हैं जैसे अली जफर साहब बता रहे हैं या कादर मंदुखेल साहब बता रहे हैं, ये तमाम कानूनी चीजें हैं और वहाँ पर डिस्कस
हो सकती है। जल्द या बदेर मतलब है कि जब आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की में रहना ही है, आप उसके लिए इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो फिर आपको ये होना चाहिए कि सारे मसले आप जो है वो असेंबली में डिस्कस करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और कन्विंस करेंगे और आगे चलेंगे। मेरे ख्याल में उसके ये तो नहीं है कि एक साइड जो है वो हुकूमत में है, वो पार्लियामेंट में है, और दूसरी साइड जो है वो रोडों पे है। अभी उधर भी वो नाकाम हो गई तो थोड़ी सी मतलब है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस मेरे ख्याल में फ्लेक्सिबिलिटी का उसके लिए इस्तेमाल सही किया जाए। ब्रिगेडियर साहब, मुझे क्विकली ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद या- वापस आएंगे, उसके बाद फिर अरशद शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे। सुओ मोटो ले लिया गया, लेकिन क्या होता है आगे, इसके ऊपर सवाल करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अरशद शरीफ साहब का कत्ल किया गया कीनिया के अंदर, और उसके बाद उनकी फैमिली, उनके दोस्त, अहबाब, जर्नलिस्ट समेत पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज बना हुआ है। आज सुओ मोटो नोटिस लेने के बाद पूरा दिन केस चलता रहा और उसका नतीजा ये निकला है कि इस्लामाबाद के थाना रमना के अंदर FIR काट दी गई है। 3 अफराद का नाम उसके अंदर है, खुर्रम, वकार अहमद और तारिक अहमद नामजद किए गए हैं। पुलिस के जराए ने ये बात बताई है। लेकिन अरशद शरीफ साहब को, इतने माया नाज जर्नलिस्ट को इंसाफ दिलाने के लिए इतना अरसा दरकार था। हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान पैदा हो गए। इसके बाद बैरिस्टर अली जफर साहब, एक तो अरशद शरीफ साहब का नाहक कत्ल और उनको शहीद किया जाना, और उसके बाद फिर जो तमाम रिपोर्ट आनी थी, स्पेशली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो कीनिया के अंदर गई, उसकी रिपोर्ट आना थी, वो भी सामने नहीं आई। उससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पीछे फैमिली मारी मारी फिरती रही। पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना क्या किसी आम आदमी के लिए, ये तो अरशद शरीफ साहब की बात हो रही है, आम आदमी के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिनात के अंदर है। व्हाट इज गोइंग ऑन? देखें, जस्टिस सिस्टम में तो इम्प्रूवमेंट्स की बहुत जरूरत है, ये तो बहुत लंबी डिबेट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुओ मोटो इसमें अज खुद नोटिस लेके कार्रवाई शुरू की है, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा एक टेस्टिंग टाइम है। मैं इसको एक टेस्टिंग टाइम कहता हूँ, टेस्टिंग केस कहता हूँ, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी कानूनी नुक्ते भी हैं इन्वॉल्व, और उसकी सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो जुरिसडिक्शन है, अपनी जो पावर्स हैं, उसका भी फैसला करना है उन्होंने। क्योंकि ये इस तरह ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए हमारे उस आम शहरी के लिए भी, जिसकी आप बात कर रही हैं कि आम शहरी को तो इंसाफ मिलता नहीं है और उसको डर ठोकर खानी पड़ती है FIR रजिस्टर करने के लिए। तो क्या इस केस के क्या उनका फायदा भी हो सकता है, जो आम शख्स है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है हमारे जस्टिस सिस्टम पे कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क साथ साथ आता है। और ये मैं इसको कहता हूँ कि बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना एक टेस्टिंग केस है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जुरिसडिक्शन ले ली है, अब उनको इसका अल्टीमेटली फैसला करना पड़ेगा। अब जो है वो ये इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का भी है एक तरह से ऑब्वियसली। लेकिन कादर मंदोखेल साहब, हुकूमत आपकी, आपको मालूम है कि एक तो जर्नलिस्ट, किसी जर्नलिस्ट के साथ ऐसा होना जो हुआ वो पाकिस्तान की सुबकी की वजह बनता है। आप लोगों को तो चाहिए था फौरी तौर पर FIR करवाते। वजीर आजम साहब ये कहते रहे, अभी भी कहते रहे कि जर्नलिस्ट मेरे दिल के बहुत करीब हैं और जर्नलिस्ट की जो हक़ आज़ादी राय होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो इम्पोर्टेंस अपने आमाल से भी तो शो करनी होती है, सिर्फ अल्फाज से तो नहीं। यहाँ 2-3 लोगों ने स्टेटमेंट दी है, एक फैसल वाडा साहब ने, एक मुराद सईद साहब ने, और पुख्तनख्वा हुकूमत जहाँ से ये गए। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये 2-3 लोगों का अगर स्टेटमेंट लिया जाए तो इस केस की कंक्लूजन की तरफ जो है ना बड़ी आसानी से जाया जा सकता है। इस चीज पे अलबत्ता मैं इस चीज को भी थोड़ा सा देख रहा हूँ कि आफिया सिद्दीकी का केस में लड़ा हूँ, और वो उनको जो ऑफेंस था वो कराची में था, वो अफगानिस्तान से मुकदमा लड़ा गया अमेरिका में।
राइट। और ये थोड़ा सा उस केस की पहलू में इसको भी देखना चाहिए। मेरे हिसाब से 2-3 लोगों का स्टेटमेंट अगर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ले ले, तो ये केस बड़ी आसानी से हल हो सकता है। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, योर कमेंट्स ऑन दिस। जी, मैं समझता हूँ यस, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक फैसला होना चाहिए। और वाकई नॉट दैट ही इज ए जर्नलिस्ट तो ज़रूरी है, मेरे ख्याल में वो एक इंसान है। और किसी आदमी का इतना प्रोमिनेंटली उसका कत्ल होना और फिर आगे उसका पता नहीं चलना, ये मेरे ख्याल में जो है ज्यादती है। And this should have been attended to. And now that the Supreme Court has taken so much thing, I think चीजें सामने आनी चाहिए। लोग कहते रहे हैं कि जो लोग जिनके पास ये गया था, जिनके इंस्ट्रक्शंस पे ये गया था, वो तो सारे नॉन है, तो उनको बुलाया क्यों नहीं जाता, सामने क्यों नहीं लाया जाता? तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल फेयर है। और इसके जो सुमोटो एक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए। बिल्कुल। ब्रिगेड साहब, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आप सबने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इस दुआ के साथ कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिले, पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ मिले। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।